हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड नॉट ऑब्स्टिकल्स। यानी कि सफलता हासिल करने का लक्ष्य क्या है, मेन चाबी क्या है सफलता की, कि अपने गोल्स की तरफ अग्रसर रहिए, उसके ध्यान में रखिए। अपने जो बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, उनके ऊपर विचलित ना होइए। वो सारा टाइम आपके दिमाग में वो ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि उन ऑब्स्टिकल से परेशानी होती है, उन ऑब्स्टिकल से समस्या उत्पन्न होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको सारा टाइम दिमाग में वही बैठा के रखने हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना फोकस जो है अपने गोल्स की तरफ रखिए। ऑब्स्टिकल्स जो है, जब आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे तो वो ऑब्स्टिकल्स अपने आप रिमूव होते रहेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फॉर एस एस सी जी एल 2025 बोल रहे हैं मिक्सिंग हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को मिक्स करना, ट्रेडिशन को और कॉमर्स को। तो इन सबको मिक्स जब करते हैं, द ओल्ड सिटी नेबरहुड्स ऑफ इंडियाज मेट्रोपोलिसेस हैव यूनिक वाइब्रेंसी। तो इन सबको मिक्स करके जो हिंदुस्तान के पुराने शहर हैं, उनका जो नेबरहुड है, वहाँ का जो इलाका है, जो एरियाज हैं इंडियन मेट्रोपोलिसेस के, यानी कि उन शहरों के जो आज एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुके हैं, उन शहरों में आपने देखा होगा, चाहे आप कितने भी डेवलप्ड सिटी में चले जाओ, है ना, वहां पे एक ना एक ऐसा इलाका होगा जो बहुत पुराने टाइम का बना हुआ, जहाँ पे पुरानी मार्केट टाइप होगी, है ना, और पुरानी पुरानी बिल्डिंगें, सकरी गलियां होंगी। तो वैसा उसको क्या बोलते हैं, जो ओल्ड सिटी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वैसा जो इलाका है उसकी यूनिक वाइब्रेंसी, उसकी अलग ही एक पहचान है, अलग ही चमक है, कलर है, फील है। ठीक है, सम ऑफ द हार्डिएस्ट ऑन्टरप्रिन्योर्स, हार्डिएस्ट मतलब रोबस्ट, मजबूत, बोल रहे हैं कुछ बहुत ही मजबूत ऑन्टरप्रेन्योर्स, टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं, जो किसी भी कला में पारंगत होते हैं, जैसे कि क्राफ्ट्समैनशिप, कोई आरी वर्क में होगा क्राफ्टमैन, आरी वर्क का क्राफ्ट्समैन होगा, कोई जरी वर्क का क्राफ्ट्समैन होगा। ठीक है, एंड कैनी बिजनेस पीपल, कैनी मतलब अच्छे, जो बिजनेस के लोग हैं, हैव सेट शॉप्स देयर, उनकी दुकानें वहां पर हैं, अलॉन्ग विद द वर्किंग क्लास। और यहीं पे हमारी जो वर्किंग क्लास होती है, लेबर क्लास होती है, वो भी रहती है। क्यों? क्योंकि हाउसेस जो है सस्ते दरों पे मिल जाते हैं, सकरी सकरी गलियां होती हैं, छोटे छोटे से कॉटेजेस, छोटे छोटे से क्वार्टर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। 8-9 जनों की फैमिली, 10 जनों की फैमिली एक छोटे से कॉटेज में जो होता है उसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। दैट हेल्प टर्न द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी, जो कि मदद करते हैं हमारी इकोनॉमी का चक्का चलाने में। दीज नेबरहुड्स आर होम टू नैरो लेन्स। अब ये जो इलाके हैं, ये जो नेबरहुड्स हैं, यहाँ पे नैरो सकरी गलियां होती हैं, लेन्स। ठीक है, क्रम्बलिंग कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, क्रम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, बिल्कुल चरमराई हुई स्थिति में। तो ये जो कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं, कमर्शियल क्या कि शॉप्स भी हैं, यहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट्स भी हैं, तो ये जो कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं बहुत चरमराई हालत में है, अच्छी स्थिति में नहीं होते। एंड पिजन होल्स दैट सर्व एज रेजिडेंस। अब पिजन होल्स का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप, बहुत छोटी छोटी जगहें होती हैं, जिनको हम घर बोलते हैं, वहां पे लोग रहते हैं अपने, जो लेबर क्लास के लोग हैं, 10-12 लोगों ने एक रूम लेके उसमें रह लिया, छोटा सा कमरा है, बहुत मुश्किल से एडजस्ट करके बट रह रहे हैं, तो उसको बोल दिया पिजन होल्स। पैक्ड विद पीपल, अब यहाँ पे लोग खचाखच भरे हुए हैं। दीज बसलिंग नेबरहुड्स क्रिएट वेल नेट कम्युनिटीज टू। तो ये जो इतने खचाखच भरे हुए इलाके हैं, नेबरहुड्स हैं, ये बहुत ही वेल नेट कम्युनिटीज, वेल नेट मतलब अच्छी तरीके से ताने बाने में बुनी गई, यानी कि यहाँ पे कोई एक धर्म जाति समुदाय का तो व्यक्ति होगा नहीं, है ना, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग होंगे, बहुत सारे अलग अलग इलाकों से आए होंगे, तो ये एक तरीके से मिनी इंडिया बन जाता है। जैसे कि गोकुल धाम सोसाइटी फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पर वो एक अच्छी सोसाइटी है। वैसा ही आप ऐसा सोच लो कि एक बहुत तंग सी जगह है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किया हुआ है, जो अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं, अलग अलग समुदायों से, रिलीजन से, कास्ट, क्रीड, कलर, हर तरीके के लोग वहां पर हैं। बिल्ट वेल बिफोर मॉडर्न फायर सेफ्टी नॉर्म्स इवॉल्व। तो ये सब कब बने थे? बिल्ट वेल बिफोर, जब से हमारे मॉडर्न सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, विकसित हुए हैं, उससे भी पहले की ये संरचनाएं बनी हुई हैं, ढांचे बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स आर ऑल्सो मेजर फायर हेजर्ड्स। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कोलकाता के एक मार्केट का इंसिडेंट सुना था, तो क्या था वहां पे भी सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर, तंग गलियां, सकरी जगह है, तो फायर हैजर्ड्स होंगे, तो उसमें जाने जाने का खतरा ज्यादा है, और फायर हैजर्ड्स का भी खतरा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि
इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है पता नहीं कौन से राजे महाराजों के 57 के ज़माने का हुआ है ना, और वो अभी तक चली जा रहा है। वो वायर्स भी कई गल चुकी होती हैं, और कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं पे पानी रिस रहा है, इस तरीके के बहुत सारे हैजर्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग्स जो है एक बहुत बड़ा फायर हैजर्ड का अड्डा भी है। A stone's throw away from the चार मीनार इन हैदराबाद। हैदराबाद का चार मीनार का नाम सुना ही होगा सब लोगों ने। तो उसके a stone's throw away मतलब कि बहुत नजदीक, बड़ी मामूली सी दूरी पर, अ बिल्डिंग इन गुलजार हौज अगेन एक मार्केट जगह का नाम है, वहां पे एक बिल्डिंग हाउस्ड अ लार्ज जॉइंट फैमिली इंगेज इन द ज्वेलरी बिजनेस फ्रॉम द टाइम ऑफ निज़ाम। जो निज़ाम के समय से ज्वेलरी बिजनेस में एक परिवार इंगेज था, उसके 8 सदस्य वहां पे रहते थे जॉइंट फैमिली में, नहीं उसके सदस्य रहते थे एक जॉइंट फैमिली में, बड़ी जॉइंट फैमिली थी। एज वेल एज सेवरल शॉप्स, और कुछ दुकानें भी थी वहां पे। एज इज कॉमन इन ओल्ड सिटीज, अब जैसा कि पुरानी सिटीज में, ओल्ड शहरों में कॉमन है, अ टनल लाइक एंट्रेंस नियर द शॉप्स लेड टू अ पैसेज एंड देन अ कोर्टयार्ड अराउंड विच। बोल रहे हैं कि कॉमन है, क्या होता है कि एक एंट्रेंस होता है, ठीक है, ऐसे टनल जैसा एंट्रेंस होता है, कुछ यहाँ पे किला सा ऐसे मीनार से बना रखे होते हैं, फिर यहाँ से आप अंदर जाएंगे, और फिर अंदर जाएंगे रास्ता ऐसे चलता जाएगा, और फिर आसपास में खुला सा ऐसा थोड़ा खुला सा कोर्टयार्ड होगा, और इधर सारी तरफ दुकानें 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 दुकानें, है ना, ऐसे ही होता है। तो बोल रहे हैं कि इसमें भी ऐसे ही था, टनल नुमा एंट्रेंस था शॉप्स के पास में, जो कि एक गलियारे से निकलता था, पैसेज से निकलता था, और फिर एक कोर्टयार्ड आता था जिसके अराउंड विच देयर वर शॉप्स, उसके इर्द गिर्द शॉप्स थी। ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स थी, एंड लिविंग एरियाज अबव, और ऊपर के फर्स्ट फ्लोर या सेकंड हो गया, जितने भी फ्लोर्स बने होंगे वहां पे लिविंग एरियाज था, लोग वहां पे रहते थे। अ स्काईलाइट अबव द कोर्टयार्ड परमिटेड लाइट। स्काईलाइट क्या होता है? रोशनदान। आपने देखा होगा राजस्थानी आर्किटेक्चर में होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाया होता है, जालीनुमा इन द सेंस लोहे की इस तरीके से सलाखें सी लगाई होती हैं फ्रेम के अंदर, और वो जालीनुमा स्ट्रक्चर जो है वो रोशनी प्रदान करता है। अब कुछ इलाकों में क्या होता है, कांच का भी होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, स्काईलाइट बोलते हैं। ये क्या करता है कि बाहर की रोशनी आने देता है, अंदर नेचुरल लाइट आने देता है। तो ये जो स्काईलाइट था ये कोर्टयार्ड के ऊपर था, इससे रोशनी तो आती थी लेकिन हवा नहीं आती थी, यानी कि जालीनुमा नहीं होगा, कांच का हो सकता है, तो इससे हवा नहीं आती थी। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे सुबह को क्या हुआ, अ फायर डेवस्टेटेड द फैमिली किलिंग 17। फायर ने पूरी फैमिली को तबाह कर दिया, जिसमें कि 17 लोग मारे गए, 8 ऑफ देम चिल्ड्रन, जिसमें 8 बच्चे ही थे, जॉइंट फैमिली थी, 8 बच्चे थे। देयर वॉज ओनली वन स्टेयर केस टू द लिविंग एरियाज, तो सिर्फ एक सीढ़ी थी लिविंग एरिया के लिए। अ कॉमन फीचर इन सच एक्सीडेंट्स, जो कि आम एक सामान्य सी बात है इस तरीके के हादसों में, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ही एंट्रेंस होता है, कॉमन ही सीढ़ियाँ होती हैं, और सीढ़ियाँ भी बहुत पतली होती हैं, और अगर मान लो कि इन सीढ़ियों पे ही आग लग गई है ना, तो आपका एंट्रेंस से निकलना जाना आना सब मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सीढ़ियाँ बहुत पतली सी होती हैं, इस जगह पे अगर आग लगे तो आप ना निकल सकते, एग्जिट नहीं कर सकते, और कोई बचाने भी नहीं आ सकता। A few seconds of inhaling smoke can trigger panic। अब अगर आप कुछ सेकंड के लिए भी स्मोक इनहेल कर लेते हैं, धुआं इनहेल कर लेते हैं, तो आपके अंदर पैनिक उत्पन्न हो जाता है। ब्रेन डेथ हैपन्स इन फ्यू मिनट्स, हमारा दिमाग कुछ ही मिनटों में उसकी डेथ हो जाती है। द डेड हैड लिटरली नो मीन्स ऑफ एस्केप वंस द फायर टुक ओवर द नैरो पैसेज, और कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता अगर वो जो सकरा सा रास्ता है, नैरो पैसेज है, उसके ऊपर अगर आग लग गई, वहां पे आग पकड़ गई, तो फिर आपका बचकर निकलना नामुमकिन है। Photographs taken hours after the blaze was put out still showed smoke obscuring the insides। बोल रहे हैं फोटोग्राफ्स जो कुछ घंटे, कई घंटों बाद ली गई, जब आग बुझा दी गई, उसमें फिर भी जो धुआं था, अंदर से निकलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा था। गुलजार हॉल्स टाइप बिल्डिंग्स आर अ कॉमन साइट अक्रॉस इंडियाज इनर सिटीज। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है, इस तरीके के जो नज़ारे हैं, वो आपको हर शहर में मिल जाएंगे, चाहे कोई शहर कितना ही मॉडर्न है, कितना ही डेवलप्ड है, लेकिन इस तरीके का पुराना बाजार, पुरानी मंडी, है ना, या फिर धोबी बाजार, ऐसे नामों से बहुत फेमस रहती हैं, या फिर माल रोड, इस तरीके के बाजार होते हैं जो कि बहुत सकरी गलियों में होते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये कॉमन साइट है अक्रॉस इंडिया, पूरे हिंदुस्तान की इनर सिटीज में, शहरों के जो मेन मुख्य अंदर के इलाके होते हैं वहां। एंड आर स्टैंडिंग फायर हैजर्ड्स, और ये चलते फिरते फायर हैजर्ड्स है।
In Hyderabad, the street was wide enough for firefighters to access. बोल रहे हैं हैदराबाद की जो घटना हुई उसमें जो सड़क थी वो इतनी चौड़ी तो थी कि फायर फाइटर्स उस पर जा सकते थे, बट दैट इज नॉट द केस एल्सवेयर. लेकिन हर जगह का ये समस्या नहीं होती, हर जगह पे ऐसा आसान नहीं होता. द फायर सेफ्टी ऑडिट वुड एस्टैब्लिश की deficiencies of each building and perhaps suggest solution. अब अगर फायर सेफ्टी ऑडिट होता है तो वही बता सकता है कि क्या मुख्य कमियां हैं हर एक बिल्डिंग के अंदर और क्या इसका समाधान निकाला जा सकता है. बट देयर आर मिलियंस ऑफ सच बिल्डिंग्स. लेकिन यहाँ पे कोई एक दो बिल्डिंग तो है नहीं, लाखों की संख्या में इस तरीके की बिल्डिंग्स हैं. एंड दिस वुड बी अ ह्यूमंगस टास्क. और ये बहुत बड़ा एक कार्य होने वाला है अगर ऐसा किया जाता है तो communities can be engaged by city planners to create awareness and promote safety. तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, जो ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, छोटे छोटे संस्थाएं हैं या फिर छोटे छोटे समुदाय जो बन चुके हैं, इनको क्या किया जाता सकता है, सिटी शहर के जो प्लानर्स हैं उनके द्वारा अवेयरनेस फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. उनको अवेयरनेस दी जा सकती है, सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो जाए तो उनको ये चीज़ों की जानकारी दी जा सकती है. Too often a building is built for a certain electric load and over time. बोल रहे हैं अक्सर क्या होता है कि कोई बिल्डिंग है वो बनाई जाती है कुछ सर्टेन लोड के लिए, कि हमारा एक ग्राउंड फ्लोर है, मान लो इसमें 400 यूनिट है, इस इतना ही लोड लिया जाएगा, इसमें एक एसी चलेगा, एक फ्रिज चलेगा, कूलर चलेगा, फैन चलेंगे, 4 टीवी चलेगा, एक इस तरीके का लोड हो गया तो उतने का ये लोड ये उठा सकता है. लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, ज़रूरत बढ़ती है, हमने ऊपर लगा लिया, एक और बिल्डिंग बना ली, ऊपर एक और फ्लोर बना लिया, या फिर एक की बजाय अब गर्मी ज़्यादा हो रही है 2 एसी लगा दिए, 4 एसी लगा दिए, तो वो क्या हो गया, लोड बढ़ता जाएगा. लेकिन वायरिंग तो वही है अभी भी, राइट. द लोड बट एंड ओवर टाइम, और समय के साथ साथ द लोड इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड, कई गुना बढ़ जाता है लोड. विद एयर कंडीशनर्स बिकमिंग मस्ट हैव्स, क्योंकि एयर कंडीशनर्स तो अब आज के ज़माने की मस्ट हैव्स हो चुके हैं. फायर सेफ्टी टेक्स अ हिट राइट देयर, तो यहीं पे फायर सेफ्टी जो है वो हनित हो जाती है. क्रिएटिंग मोर एक्सेस एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड ट्रेनिंग रेजिडेंट्स टू एस्केप फायर्स आर इवेंचुअली द मोस्ट इफेक्टिव फायर सेफ्टी मेजर्स. तो ऐसे में हमें ऐसे एग्जिट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे कि जिनको सब कोई एक्सेस कर सके, सब कोई वहां तक पहुंच सके. लोगों को, जो वहां पे रहने वाले रिहायशी लोग हैं, उनको ट्रेनिंग, रेजिडेंट्स इनको बोलते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे इस्केप करें, यानी कि बच के निकले अगर इस तरीके की घटना होती है. और यही मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली फायर सेफ्टी का कदम होगा. ईच नेबरहुड कुड हैव वॉलंटियर फायर चैंपियंस हु वुड एडवोकेट फॉर फायर सेफ्टी. अब क्या कर सकते हैं, हर एक जो भी नेबरहुड है, हर एक जो इलाका है, वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स चुने जा सकते हैं, कुछ वॉलंटियर्स अपने आप आगे आ सकते हैं जिनको फायर चैंपियंस बनाया जाए, जिनको कि फायर सेफ्टी प्रचारित करने के लिए लगाया जाए. वाइल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एक्शन कैन इनिशिएट चेंज, जहाँ एक तरफ इस तरीके के प्रावधान बनाना, पॉलिसीज बनाना, सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाना बदलाव ला सकता है. Communities will have to be in the forefront of ensuring fire safety. लेकिन ऐसे में जो भी समुदाय वहाँ पे रह रहे हैं उनको सबसे अग्रसर होकर फोरफ्रंट में आके, यानी कि सबसे आगे आके ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि फायर सेफ्टी जो है वो मेंटेन की जाए, वो वहाँ पे सुनिश्चित की जाए. ठीक है, तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. गुलजार हाउस जो कि हैदराबाद के चार मीनार के पास की एक जगह है, वहाँ पे एक फायर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक ही परिवार के 17 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें से 8 बच्चे हैं. और ये जो इलाका है वो ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पे बहुत सकरी गलियां हैं, तंग जगहें हैं. तो वही बता रहे कि इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं अक्सर और क्या कारण है कि पुराने शहरों में, अभी आपने कुछ दिन पहले का कोलकाता का इंसिडेंट सुना होगा, उससे कुछ दिन पहले मुंबई का ऐसी घटना हुई थी, दिल्ली में ऐसी घटनाएं आम होती रहती हैं. तो हर शहर में इस तरीके की घटनाएं होती हैं. और यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि क्योंकि जगहें तंग हैं, गलियां सकरी हैं, और ये जो बिल्डिंग्स है ये जो इलाके हैं, ये शहरों के नवीनीकरण होने से या फिर एक प्लान्ड वे में डिजाइनिंग होने से बहुत पहले की हैं. और यहाँ पे गलियां बहुत सकरी हैं. फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी इनके बहुत सालों बाद, कई दशकों बाद बने होंगे. तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे कमी है, जिसकी वजह से
जो फायर हैजर्ड्स हैं वो होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि ओवर द टाइम लोड बढ़ रहा है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस लगाए गए हैं वो शायद इतने अप टू डेटेड नहीं हैं, या फिर उनमें डैमेज हो चुका है तो उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हो पाता इतने सुगम तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है इसको और बढ़ा देती हैं, इस तरीके के हैजार्ड्स के चांसेस को भी बढ़ा देती हैं और उसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा देती हैं। ठीक है। Which of the following was a major reason for the tragic loss of lives in the Gulzar Hauz fire incident? गुलजार हौज में जो आग की घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसमें जो जाने जाने के दुखद हादसा हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही था कि वहां पे एक ही स्टेयरकेस था लिविंग एरिया के लिए, तो वही अगर वही आग की चपेट में आ गए तो निकलने का कोई जरिया नहीं है। और जहां पे एक ही स्टेयरकेस होता है वो भी सकरा सा होगा, तो उसमें मल्टीपल लोग एक साथ एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे, राइट। लैक ऑफ मॉडर्न ज्वेलरी, फायर प्रूफिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ज्वेलरी की वजह से तो आग लगी नहीं ना, तो ज्वेलरी को फायर प्रूफ करने का क्या मतलब है? इनकरेक्ट है। द बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ वुड एंटायरली, ऐसा भी नहीं हमने पढ़ा। देयर वॉज ओनली वन स्टेयरकेस टू द लिविंग एरिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why are buildings in India's inner cities often considered fire hazards? क्यों अक्सर जो हिंदुस्तान में आंतरिक शहर है या पुराने शहर है वहाँ पे बिल्डिंग्स फायर हैजर्ड्स क्यों कंसिडर की जाती हैं? क्यों? क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत पुराना है, उपकरण पुराने हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, गलियां सकरी हैं, जगह नहीं है फायर ट्रक्स को वहां तक पहुंचने के लिए, और प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होने के लिए जगह नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। दे आर बिल्ट ओनली विद कमर्शियल पर्पस इन माइंड, इनकरेक्ट है, क्योंकि नीचे शॉप्स हैं, ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज हैं। देयर इलेक्ट्रिक लोड इज परफेक्टली ऑप्टिमाइज लीडिंग टू ओवर हीटिंग, इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रिक लोड अगर ऑप्टिमाइज होगा तो ओवर हीटिंग कैसे होगी? They were constructed before modern fire safety norms came into effect, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कि आज के दिन के जो आधुनिक फायर सेफ्टी के नियम है, कायदे कानून है, उनके बनने से भी बहुत पहले वो बिल्डिंग्स बनी हैं, तो उनमें वो चीजें लागू हुई ही नहीं। समय के साथ में नई बिल्डिंग्स के ऊपर, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम ध्यान देते गए, पुराने वाले को हमने जैसा था वैसा छोड़ दिया। तो जब उसको जस का तस छोड़ दिया और उसके अकॉर्डिंग आज के अनुसार जो गर्मी है उसके अनुसार जब लोड बढ़ रहा है, तो वो जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वायरिंग है, वो इतना लोड उठाने के काबिल है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is suggested as the most effective fire safety measure for these old neighborhoods? सबसे अच्छा फायर सेफ्टी मेजर क्या रहेगा? ट्रेनिंग देना, लोगों को अवेयर करना कि भाई आपके रेजिडेंट्स के हम कुछ लोग बना देते हैं वॉलंटियर, उन लोगों को हम ट्रेनिंग और आप लोगों को भी ट्रेनिंग दे देते हैं एक बारी, और फिर ऐसा कुछ हो तो एग्जिट पॉइंट्स आप सबको मुहैया करा दिया जाएगा और रेजिडेंट्स जो हैं वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। ठीक है। इंस्टॉलिंग एयर कंडीशनर्स विद सेफ्टी वॉल्स, इनकरेक्ट है। रीबिल्डिंग एवरी स्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच, इनकरेक्ट है। ये संभव ही नहीं है कि हर एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी इमारतें हैं जो शायद हमारे देश की धरोहर हैं, ठीक है, और उनको पूरा बिल्कुल स्क्रैच से बना पाना संभव ही नहीं है, और ये बहुत बिलियन ट्रिलियन का ये इन्वेस्टमेंट है। बैनिंग जॉइंट फैमिलीज इन कमर्शियल जोन्स, इनकरेक्ट है। क्रिएटिंग एक्सेस एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड ट्रेनिंग रेजिडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सबसे अच्छा सटीक तरीका है। What can be inferred about the challenge of improving fire safety in old city neighborhood? बोल रहे हैं क्या चुनौती है अगर हमें ओल्ड सिटी नेबरहुड में फायर सेफ्टी मेथड्स अपनाने हो, वहाँ उनको बेहतर करना हो, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि ये कोई छोटी मोटी नहीं है। आपने देखा कि ये कई सारे लाखों में बिल्डिंग्स हैं, मिलियंस में बिल्डिंग्स हैं, इस तरीके की पुराने ऐसे बाजार मिलियंस में हैं। तो ये कोई सस्ता काम तो है नहीं, एक दिन में हो सकने वाला काम है नहीं। ठीक है, ये चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, धीरे धीरे इनिशिएटिव्स लेके कुछ किया जाए। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है करंट सिनेरियोज को देखते हुए। इट इज़ प्राइमरली अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ रिबिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, और भी समस्या है, क्योंकि ये समस्या छोटी नहीं है कि एक दो बिल्डिंग्स नहीं आपने करने, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों बिल्डिंग्स होंगी इस तरीके की, आपने वैसे करना, उन बिल्डिंग्स को कैसे आप कर पाएंगे? The scale of the problem is vast, requiring both community and administrative efforts. बिल्कुल करेक्ट है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसका स्तर जो है वो बहुत बड़ा है। So option B is correct. What does the passage
imply about the living conditions of inner city buildings like the one in गुलजार हाउस। बोल रहे हैं पैसेज में जो लिविंग कंडीशंस हैं इनर सिटी बिल्डिंग्स की, जैसे कि गुलजार हाउस की, उसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है। तो वहां पे लाइट तो प्रॉपर शायद भी मिल भी जाए, लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, बोलो ना कि वो जो रोशनदान बनाए होंगे, स्काईलाइट बनाई होगी, उससे लाइट तो आ जाएगी लेकिन एयर पास नहीं हो रही। दे आर हाईली लग्जूरियस एंड स्पेशियस, इनकरेक्ट है। पिजन होल्स कहा गया है उसको, पिजन होल्स मतलब बहुत सकरी जगह है। दे प्रायोरिटाइज कमर्शियल एक्सपेंशन ओवर सेफ्टी, इनकरेक्ट है। एक्सपेंशन नहीं हो रहा है इन जगहों का, एक्सपेंशन के नाम पे सिर्फ एसी लगा दिया एक्स्ट्रा, या फिर कोई फैन वगैरह और लगा दिया, यही काम हो रहा है। इनको ना रेनोवेट किया जा रहा है ना रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इनको कुछ नहीं किया जा रहा, जैसे हैं वैसे ही रखी हुई हैं। दे लैक सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। थोड़ी बहुत लाइटिंग स्काईलाइट से आ भी जाती है, पर वेंटिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का फुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए विद 25 क्वेश्चन आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे आरसी के, एरर स्पॉटिंग के, एरर फाइंडिंग बोलो, स्पॉटिंग बोलो, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम के, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।